फिलहाल पहला प्रश्न है, किसी बालक में संवेग आवश्यक है क्योंकि संवेग बालक की संवेगात्मक अनुक्रिया है, बालक की उत्तेजित अवस्था है, जो किसी उत्तेजक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है, बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर है, या फिर बालक के असंगठित व्यवहार को प्रदर्शित करता है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, संवेग को उत्तेजित अवस्था कहा गया है। उत्तेजित अवस्था का मतलब होता है उद्दीप्त अवस्था। इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी सही व्याख्या है, संवेग एक उत्तेजित अवस्था है जो किसी उत्तेजक पर प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट होती है। बात करें दूसरे प्रश्न की, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? विकल्प है आपके पास स्किनर, पियाजे, वुडवर्थ या फिर ड्रेवर। दोस्तों, संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन वुडवर्थ का है, इसलिए तीसरा विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है जो व्यवहार को प्रभावित करती है। बात करें तीसरे प्रश्न की, किसी बालक के संवेगात्मक अनुभव के विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका है। विकल्प है आपके पास उसकी मुख मुद्रा, अंतर्निरीक्षण, उद्दीपकों की प्रतिक्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न में संवेग के विश्लेषण की बात हो रही है। संवेग क्या है? उत्तेजित दशा है, इसलिए तीसरा विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी सही व्याख्या है, बालक के संवेगों को उसके उद्दीपकों पर दी गई प्रतिक्रियाओं के रूप में सही समझा जाता है। बात करें चौथे प्रश्न की, निम्न में से क्या संवेग नहीं है? विकल्प है भय, क्रोध, पलायन या फिर करुणा। दोस्तों, भय, क्रोध और करुणा क्या है? संवेग है। संवेग का मतलब होता है इमोशन। पलायन जो है वो इमोशन नहीं है, संवेग नहीं है। इसकी व्याख्या है, पलायन एक क्रिया है, संवेग नहीं। उदाहरण है, जैसे पुलिस को देखते ही चोर जो है वो भाग जाता है, अर्थात पलायन कर लेता है। बात करें पांचवें प्रश्न की, संवेगों का शिक्षा में उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? ऑप्शन है आपके पास बालकों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना, बालकों में समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता पैदा करना, बालकों को अस्थिर बनाना या फिर बालकों को शिष्ट बनाना। अगर पहले, दूसरे और चौथे ऑप्शन की बात करें तो ये तीनों क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर तीसरा विकल्प जो है वो नेगेटिव है, बालकों को अस्थिर बनाना। इसलिए तीसरा विकल्प जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा में बालकों को स्थिर बनाया जाता है, ना कि अस्थिर। इसकी सही व्याख्या है, शिक्षा का उद्देश्य बालक को स्थिर बनाना है एवं संतुलन और सकारात्मक विकास करना है। फिलहाल बात करते हैं छठवें प्रश्न की, संवेग किसी बालक में पैदा कर सकता है। ऑप्शन है आपके पास सफलता की भावना, प्रेरणा की भावना, रुचि की भावना या फिर ये सभी। संवेग जो है वो बालक में सफलता की भावना, प्रेरणा की भावना और रुचि की भावना पैदा करता है, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, संवेग बालक में सफलता, प्रेरणा, रुचि तीनों विकसित करता है। बात करें सातवें प्रश्न की, निम्न में से कौन सा गेस्टाल्टवादी चिंतक नहीं है? विकल्प है आपके पास स्किनर, कोहलर, कोफ्फा या फिर वर्दीमर। यहाँ पर कोहलर, कोफ्फा और वर्दीमर क्या थे? गेस्टाल्टवादी चिंतक थे, लेकिन स्किनर जो है वो व्यवहारवादी है, इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, स्किनर व्यवहारवादी थे, ना कि गेस्टाल्टवादी। बात करें आठवें प्रश्न की, संवेग का एक प्रमुख तत्व है ज्ञान, अनुभव, समस्या या फिर विश्लेषण। स्वाभाविक सी बात है, संवेग जो है तब उत्पन्न होता है जब मनुष्य के जीवन में समस्याएं आती है, इसलिए तीसरा विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी सही व्याख्या है, संवेग किसी समस्या या फिर परिस्थिति के कारण उत्पन्न होती है। बात करें नौवें प्रश्न की, संवेगात्मक विरेचन का अर्थ है संवेगों को दबाना,
बहुत अधिक अवसादग्रस्त महसूस करना, संवेगात्मक दमन से बाहर निकलना, संवेगात्मक दमन को सहन करने की योग्यता को बढ़ाना। संवेगात्मक विरेचन का अर्थ होता है संवेगात्मक दमन को सहन करने की योग्यता को बढ़ाना। इसलिए चौथा विकल्प जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या है संवेगात्मक विरेचन से व्यक्ति दमन सहन करने की क्षमता विकसित करता है। बात करें 10वें प्रश्न की, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? विकल्प है सामाजिक सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना या फिर संगति की आवश्यकता। यहाँ पर तीसरा विकल्प जो है वो सही नहीं है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना। इसलिए तीसरा विकल्प जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या है यह शारीरिक आवश्यकता है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता नहीं। बात करें 11वें प्रश्न की, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा खालिस्तान के कारण रोता है। विकल्प है वियोग दुर्भावना, सामाजिक दुर्भावना, संवेगात्मक दुर्भावना या फिर अजनबी दुर्भावना। यहाँ पर बालक जो है वो अपनी माँ से अलग हो रहा है, इसलिए बच्चे में वियोग की दुर्भावना आ जाती है। इसलिए पहला विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या है बच्चा माँ से अलग हो रहा है, इस कारण वह रो रहा है। बात करें 12वें प्रश्न की, बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है। विकल्प है प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना, विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना, शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना, विद्यार्थियों को नैतिकता और अनैतिकता के बीच अंतर कराना। यहाँ पर तीसरा विकल्प जो है वो ज़्यादा उपयुक्त है। अगर आप बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास करना चाहते हैं तो शिक्षक और बड़ों को नैतिक मूल्य प्रदर्शित करना होगा। इसकी सही व्याख्या है बच्चे बड़ों के आचरण से सीखते हैं, इसलिए आदर्श व्यवहार सबसे प्रभावी तरीका है। अब बात करते हैं 13वें प्रश्न की, नैतिक मूल्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प है नैतिक मूल्य सामान्यीकृत निर्देशिका के समान है, नैतिक मूल्य द्वारा व्यक्ति मानव समाज के साथ अपने संबंधों को समझता है, नैतिक मूल्यों को अर्जित कर उसके अनुसार व्यवहार करने की मानसिक प्रवृत्ति को नैतिकता कहते हैं, या फिर नैतिक मूल्यों के विकास पर परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थितियां का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प सही हैं, लेकिन चौथा विकल्प यहाँ पर गलत है। नैतिक मूल्यों के विकास पर परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या है परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति का नैतिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। खैर बात करते हैं अगले प्रश्न की, नैतिकता बालक या व्यक्ति की निम्न में से किस प्रकार की प्रवृत्ति है? ऑप्शन है आपके पास मानसिक प्रवृत्ति, शारीरिक प्रवृत्ति, मानसिक एवं शारीरिक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। नैतिकता जो है वो मानसिक प्रवृत्ति है, इसलिए पहला विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या है नैतिकता मानसिक सोच एवं मूल्यबोध से जुड़ी होती है। फिलहाल बात करते हैं अगले प्रश्न की, नैतिक विकास के चरण के संबंध में कौन सा सही है? विकल्प है नैतिकता का विकास अचानक होता है, नैतिकता का विकास विभिन्न प्रक्रियाओं के रूप में होता है, प्रारंभ में बालक को जिन कार्यों को करने से दुख की अनुभूति होती है वे वही कार्य करना चाहते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर पहला और तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत है। नैतिकता का विकास अचानक होता है, प्रारंभ में बालक को जिन कार्यों को करने से दुख की अनुभूति होती है वे वही कार्य करना चाहते हैं। यहाँ पर पहला और तीसरा ऑप्शन गलत है, इसलिए
दूसरा विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नैतिकता का विकास विभिन्न प्रक्रियाओं के रूप में होता है। इसकी सही व्याख्या है नैतिक विकास क्रमिक रूप से विभिन्न चरणों में होता है। बात करें अगले प्रश्न की, व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला सबसे पहला उपागम था। विकल्प है सीलगुण विधि, संज्ञानात्मक विधि, मनोविश्लेषण विधि या फिर शरीर गठन विधि। व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला सबसे पहला उपागम संज्ञानात्मक उपागम था, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 17वें प्रश्न की, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन है आपके पास स्किनर, मैस्लो, वुडवर्थ या फिर हल। पुनर्बलन का सिद्धांत हल के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी सही व्याख्या है क्लार्क एल हल ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। खैर, बात करते हैं अगले प्रश्न की, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जिन अर्थों में अपेक्षाकृत स्थायी रूप से भिन्न होता है उसे कहते हैं आदत, चरित्र, सीलगुण या फिर मनोवृत्ति। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, इसे हम क्या कहते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, इसे हम सीलगुण कहते हैं, इसलिए तीसरा विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या है व्यक्ति की स्थायी विशेषताओं को सीलगुण कहा जाता है। फिलहाल बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। विकल्प है आपके पास, फ्रायड ने मानव व्यवहार को समझने की सबसे उत्तम इकाई मूल प्रवृत्ति को माना। आल्पोर्ट ने मानव व्यवहार को समझने की सबसे उत्तम इकाई सीलगुण को माना। फ्रायड तथा आल्पोर्ट के व्यक्तित्व सिद्धांतों में कुछ विभिन्नताओं का पता अध्ययन से लगा है। या फिर व्यक्तित्व के सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए 5 उपागमों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही हैं, लेकिन यहाँ पर चौथा विकल्प जो है वो गलत है, इसलिए चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व की सैद्धांतिक व्याख्या करने के लिए 5 उपागमों का वर्णन किया गया है, यह गलत है। इसकी सही व्याख्या है व्यक्तित्व की व्याख्या के लिए 5 उपागम नहीं बल्कि इससे अधिक माने जाते हैं। प्रश्न 20वां है, स्किनर ने व्यक्तित्व मापन में निम्न में से कौन सी विधि को महत्वपूर्ण नहीं माना। विकल्प है आपके पास सम्मोहन, आत्मनिरीक्षित व्यवहार, व्यवहार का दैहिक मापन या फिर आत्म प्रतिवेदन विधि। दोस्तों, आत्म प्रतिवेदन विधि सबसे कम महत्वपूर्ण माना जाता है व्यक्तित्व के मापन में, इसलिए चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या है स्किनर आत्म रिपोर्ट पर नहीं बल्कि प्रत्यक्ष व्यवहार पर जोर देता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, यह कथन किनका है। व्यक्तित्व वह है जो यह पूर्व कथन करता है कि किसी को दी गई परिस्थिति में व्यक्ति क्या करेगा। विकल्प है आपके पास कैरेन हार्नी का, अल्फ्रेड एडलर का, रेमंड बी कैटल का या फिर कार्ल जुंग का। दोस्तों, यह जो कथन है वो रेमंड बी कैटल का है। इसकी सही व्याख्या है कैटल ने व्यक्तित्व को व्यवहार की भविष्यवाणी करने वाला माना है। बात करें 22वें प्रश्न की, व्यक्तित्व का इतिहास ही स्वयं व्यक्तित्व होता है, यह कथन किसका है। ऑप्शन है आपके पास ऑलपोर्ट का, मूरे का, जुंग का या फिर फ्रायड का। व्यक्तित्व का इतिहास स्वयं ही व्यक्तित्व होता है, यह कथन मूरे का है, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या है मरे ने व्यक्तित्व को जीवन अनुभव का योग माना है। फिलहाल अगला प्रश्न है, खाली स्थान वाले व्यक्ति में प्रतिस्पर्धा तथा उपलब्धि अभिप्रेरक प्रबल होता है। विकल्प है प्रथम, तृतीय, द्वितीय या फिर चतुर्थ जन्मक्रम। दोस्तों, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसकी व्याख्या है द्वितीय संतान में प्रतिस्पर्धा की भावना अधिक होती है। बात करें अगले प्रश्न की, सिकंदर के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण सीलगुण उच्च आकांक्षा था, उन्हें इस सीलगुण को खाली स्थान की श्रेणी का सीलगुण कहा जाएगा। सिकंदर के व्यक्तित्व में उच्च आकांक्षा का गुण था जिसे हम कार्डिनल सीलगुण कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
इसकी व्याख्या है, जो शील गुण पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है वह कार्डिनल कहलाता है। बात करें 25वें प्रश्न की, व्यक्तित्व का यह नियम कुछ ऐसा होता है जो शील गुणों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणों को संगठित करता है। ऐसे नियम को आल्पोर्ट ने क्या कहा? विकल्प है प्रोमियम, कार्डिनल शील गुण, केंद्रीय शील गुण या फिर अहम। व्यक्तित्व का वह नियम जो सभी गुणों को संगठित करता है उसे आल्पोर्ट ने प्रोमियम कहा था। पहला विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, आल्पोर्ट के अनुसार प्रोमियम व्यक्तित्व के सभी तत्वों को संगठित करता है। बात करें 26वें प्रश्न की, मैस्लो द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत के अनुसार मानव प्रवृत्ति विकल्प है अग्रसरशील होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, तनावपूर्ण होता है या फिर प्रतिक्रियाशील होता है। व्यक्तित्व के सिद्धांत के अनुसार मानव की प्रवृत्ति अग्रसरशील होती है, इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, मैस्लो के अनुसार मानव आत्मविकास की ओर बढ़ता है। प्रश्न 27वां है, व्यक्तित्व का यह उपागम व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने में उपयोग किया जाता है। विकल्प है आपके पास जीवन अवधि उपागम, शीलगुण उपागम, शरीर गठनात्मक उपागम या फिर ये सभी। व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास को समझने के लिए सभी उपागम का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, व्यक्तित्व को समझने के लिए सभी उपागम प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न 28वां है, व्यक्तित्व का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास शीलगुण सिद्धांत, व्यक्तित्व सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत या फिर शीलगुण एवं प्रकार का सिद्धांत। व्यक्तित्व के सिद्धांत में सबसे पुराना सिद्धांत प्रकार का सिद्धांत है, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, प्राचीन काल में व्यक्तित्व को प्रकारों में बांटा गया था। प्रश्न 29वां है, व्यक्तित्व को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन है आपके पास शरीर गठन, सांस्कृतिक विचार, पारिवारिक विचार या फिर इनमें से कोई नहीं। पर्सनैलिटी को शरीर गठन अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित करता है, इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी सही व्याख्या है, शरीर की संरचना व्यक्तित्व को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। अंतिम प्रश्न है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को खालिस्तान भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन है आपके पास नकारात्मक, अग्रगण्यमुखी, सहानुभूति या फिर उनको तटस्थ रहना चाहिए। बच्चों के सीखने में माता पिता को आगे बढ़कर बच्चे का सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, माता पिता को बच्चों को सीखने के लिए आगे बढ़ाने व प्रेरित करने वाली भूमिका निभानी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।